अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों से भरे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सौर मंडल के बिल्कुल आखिरी छोर की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जिसे पहले खोजा गया, फिर जिससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और अंततः जिसने अपनी अद्भुत बनावट से पूरे विज्ञान जगत को फिर से चौंका दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां की परिस्थितियां हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा परे हैं। सोचिए जरा, -230 डिग्री सेल्सियस का तापमान। ये इतनी भयंकर ठंड है कि अगर वहां पानी का एक सामान्य गिलास रख दिया जाए तो वो एक ही पल में बर्फ से भी ज्यादा सख्त पत्थर में तब्दील हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ तापमान ही हैरान करने वाला है, तो जरा वहां के समय के पैमाने को देखिए। 248 साल। पृथ्वी के 248 साल बीत जाने के बाद इस दुनिया का सिर्फ 1 साल पूरा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में वहां एक भी साल का चक्र पूरा होते हुए नहीं देख सकता। है ना बिल्कुल अकल्पनीय? तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। आखिर जिस रहस्यमय दुनिया की हम बात कर रहे हैं, यानी प्लूटो, वो असल में है क्या? ये अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरता हुआ कोई दूरस्थ और बेजान पत्थर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना और एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह की खोज से। ये बात है साल 1930 की। बिना किसी बहुत एडवांस तकनीक के महज इंसानी लगन से इस ग्रह को खोज निकाला गया था। इस खोज का सबसे प्रेरणादायक पहलू इसका मानवीय जुड़ाव है। इसे खोजने वाले अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टम्बॉग उस समय केवल 23 साल के थे, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि इस नए ग्रह का नाम इंग्लैंड की रहने वाली महज 11 साल की एक बच्ची वेनेशिया बर्नी ने सुझाया था, प्लूटो, जिसका मतलब है अंडरवर्ल्ड का रोमन देवता। एक ऐसी अंधेरी दुनिया के लिए इससे सटीक नाम भला और क्या हो सकता था? ये हमें बताता है कि मानवीय जिज्ञासा की कोई उम्र नहीं होती। अब ये तुलना देखिए जो सच में काफी चौंकाने वाली है। प्लूटो का आकार वास्तव में कितना है? अगर इसका सीधा मुकाबला हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से किया जाए तो प्लूटो का व्यास सिर्फ 2374 किलोमीटर बैठता है, जबकि हमारे चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। यानी जिसे हम दशकों तक एक पूरा ग्रह मानते रहे, वो असल में हमारे अपने चांद से भी काफी छोटा है। अब बात करते हैं द ग्रेट प्लैनेट डिमोशन, यानी ग्रह के दर्जे से निष्कासन की। पूरे 76 सालों तक 9वें ग्रह का सम्मान पाने के बाद साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU की प्राग में हुई ऐतिहासिक बैठक में विज्ञान ने अपनी परिभाषाओं को फिर से परखा। IAU ने किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें तय कीं। पहला, उसे सूर्य के चारों तरफ घूमना चाहिए। दूसरा, उसमें इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण उसे एक गोल आकार दे सके। और तीसरा, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर लिया हो, मतलब उसके रास्ते में कोई और बड़े पिंड ना हो। अब प्लूटो पहली 2 शर्तों को तो एकदम आसानी से पूरा करता था, लेकिन पेंच तीसरी शर्त में फंस गया। प्लूटो अंतरिक्ष के जिस क्षेत्र में अपनी कक्षा पूरी करता है उसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। यह एक ऐसा भीड़-भाड़ वाला इलाका है जहां प्लूटो जैसी ही हजारों अन्य बर्फीली चीजें मौजूद हैं। चूंकि प्लूटो अपने आसपास के इस भीड़-भाड़ वाले रास्ते को साफ नहीं कर पाया था, इसलिए वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार उसे ग्रह की सूची से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक बर्फीली दुनिया के रहस्य। देखिए, प्लूटो की कहानी सिर्फ डिमोशन पर ही खत्म नहीं होती। साल 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी पूरी समझ का ही पुनर्जन्म कर दिया। इस मिशन की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि न्यू होराइजन्स अंतरिक्षयान को लगभग 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बेतहाशा रफ्तार से लॉन्च किया गया था। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड कितना विशाल है, ये सोचिए कि इतनी तेज गति के बावजूद इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में पूरे 9.5 साल का लंबा वक्त लग गया। और जब इस मिशन से पहली तस्वीरें सामने आईं तो हर कोई अवाक रह गया। प्लूटो पर एक विशालकाय, बिल्कुल स्पष्ट दिल का आकार नजर आया। इसे अब आधिकारिक तौर पर टॉम्बॉग रीजियो कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ये कोई आम पानी की बर्फ नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन की बर्फ से बना एक इतना विशाल क्षेत्र है
जिसके अंदर अमेरिका के टेक्सास जैसे 2 पूरे राज्य आसानी से समा सकते हैं। जिस दुनिया को हमने बेजान और मृत मान लिया था, वो असल में बेहद शानदार निकली। इतना ही नहीं, प्लूटो का व्यवहार भी बाकी ग्रहों से काफी अलग है। इसकी कक्षा सीधी नहीं बल्कि अत्यधिक झुकी हुई और अंडाकार है। ये रास्ता इतना अजीब है कि अपनी परिक्रमा के दौरान एक ऐसा समय भी आता है जब ये नेपच्यून की कक्षा के भी अंदर आकर सूर्य के ज्यादा करीब आ जाता है। साल 1969 से 1999 के बीच के पूरे 30 सालों तक बिल्कुल यही स्थिति थी। उस दौरान नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर था, प्लूटो नहीं। इस छोटे से ड्वार्फ प्लैनेट का अपना एक पूरा परिवार भी है। जी हाँ, प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं। इनमें से सबसे बड़ा है शेरोन, जिसका आकार खुद प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। ये अनुपात इतना बड़ा है कि खगोल विज्ञान में इसे कभी-कभी एक डबल प्लैनेट सिस्टम यानी दोहरे ग्रह की प्रणाली भी कहा जाता है। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो जरा इसके भूगोल को देखिए। प्लूटो के सतह पर ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जो 3 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये पहाड़ चट्टानों के नहीं बल्कि पानी की बर्फ के बने हैं, जो वहां की चरम ठंड में पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच से नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स धीरे धीरे बहते हैं। ये एक भूवैज्ञानिक रूप से बेहद सक्रिय सतह है, जो हमारी हर उम्मीद को चुनौती देती है। शायद सबसे ज्यादा विस्मयकारी तथ्य तो प्लूटो का वायुमंडल है। इतने छोटे आकार के बावजूद इसके पास नाइट्रोजन और मीथेन का एक अपना वायुमंडल है, जिससे आप एक तरह से सांस लेता हुआ वायुमंडल कह सकते हैं। जब प्लूटो सूर्य के करीब आता है तो सतह की बर्फ गैस में बदल जाती है और वायुमंडल का निर्माण करती है, और जैसे ही ये दूर जाता है तो यही गैस जमकर बर्फ के रूप में वापस सतह पर गिरने लगती है, ठीक किसी जादुई बर्फबारी की तरह। अब एक आम गलतफहमी ये है कि बर्फीला होने के कारण प्लूटो सफेद या ग्रे रंग का ही होगा, लेकिन असल में प्लूटो की सतह का रंग गहरा लाल और भूरा है। ऐसा क्यों? इसका कारण थोलिन्स नामक कार्बनिक यौगिक हैं। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें प्लूटो के वायुमंडल में मौजूद मीथेन पर पड़ती हैं, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे ये थोलिन्स बनते हैं, और यही रसायन सतह पर गिरकर इसे ये खास लाल भूरा रंग देते हैं। और इन सब के बाद एक बड़ा और बेहद दिलचस्प सवाल उठता है, जीवन की तलाश। सतह के इस पूरे भूगोल को समझने के बाद क्या प्लूटो पर जीवन हो सकता है? खैर, ये तो स्पष्ट है कि सतह पर तो जीवन की कोई संभावना नहीं है। -230 डिग्री के तापमान में ऐसा कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सतह के ठीक नीचे एक ऐसी छिपी हुई संभावना है जो आज वैज्ञानिकों को लगातार रोमांचित कर रही है। असल में बात यह है कि बाहर की बेतहाशा ठंड का मतलब ये नहीं है कि अंदर तक सब कुछ सिर्फ ठोस बर्फ ही होगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार प्लूटो के बर्फ की मोटी परत के नीचे एक उपसतही महासागर यानी तरल पानी का एक विशाल समंदर छिपा हो सकता है। ये काम कैसे करता है? दरअसल प्लूटो के कोर में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होता है, जिससे अंदर गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी गहराई में मौजूद बर्फ को पिघलाकर एक तरल महासागर बना सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी के गहरे महासागरों में बिना धूप के भी ज्वालामुखी की गर्मी और रासायनिक ऊर्जा से बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, थ्योरी के अनुसार प्लूटो के इस अंधेरे महासागर में भी सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व हो सकता है। तो कुल मिलाकर प्लूटो हमें क्या सिखाता है? सौर मंडल के इस सुदूर हिस्से ने दार्शनिक और वैज्ञानिक रूप से हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ से 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, हमारा सौरमंडल अविश्वसनीय रूप से विविध है। दूसरा, विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जहां नई खोजों से पुरानी धारणाएं बदल जाती हैं। और तीसरा, चाहे 23 साल का खोजकर्ता हो या 11 साल की बच्ची, इंसानी जिज्ञासा की कोई उम्र सीमा नहीं होती। इस शानदार सफर के अंत में ये विचार करना लाजमी है कि ब्रह्मांड अपने अंदर कितने अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। प्लूटो ने हमें दिखाया कि जो दुनिया हमें बिल्कुल मृत लग रही थी, वो वास्तव में कितनी सक्रिय और अनोखी है। अगर हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे कोने में भी एक धलकती हुई दुनिया और जीवन की संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, तो ये कल्पना करना भी सिरहन पैदा करता है कि इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में और क्या-क्या हमारा इंतजार कर रहा होगा।